बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हर्बलिस्ट डॉक्टर इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, ये एक तिब्बी चैनल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये तिब्बी मालूमात पहुँचती रहें। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। इस वक्त न्यूज़ में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी चैनल्स पर हर तरफ ये चर्चा है कि ब्लैक फंगस एक ख़तरनाक बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कोरोना जो है उसकी सेकंड वेव आ रही है, जो पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। आए दिन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले 1 लाख थी, फिर 2 लाख हुई, फिर 3 लाख और अब 4 लाख हो गई। और अभी ये भी खबर आ रही है कि कोरोना की एक तीसरी वेव भी आने वाली है जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, सिर्फ कोरोना ही हमारे लिए थ्रेट नहीं है, इसके साथ एक और बीमारी जो है वो भी अब देखने में आई है, वह है ब्लैक फंगस, जिसके हमारे मुल्क के अंदर कई केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कई मरीज़ों की निशानदही भी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस क्या होता है, ये किन लोगों को ज़्यादा अपना शिकार करता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम किस तरह इस ब्लैक फंगस को अपने जिस्म में पनपने ही नहीं देते, यानी उसे अपने जिस्म में अटैक करने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों, ये ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कई सालों से पहले भी मौजूद है। इसका जो मोल है वो मिट्टी के अंदर और हवा में मौजूद होते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि अगर ये हवा के अंदर मौजूद है तो फिर ये हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर देते, बल्कि जिस जगह मैं अब बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ ऐन मुमकिन है यहाँ पर भी ब्लैक फंगस जो है वो मौजूद हो, तो फिर ये हमारे ऊपर, ये मेरे ऊपर असरअंदाज क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, ये उसी के ऊपर असरअंदाज होगा जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, जिसका कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी। ये किन लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है? वो लोग जिन्हें की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, ये इम्यून कंप्रोमाइज़ लोग होते हैं, जो HIV के पेशेंट होते हैं, जो एड्स के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, जो CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। उनकी इम्यून सिस्टम चूँकि बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए ये ब्लैक फंगस उनके ऊपर अटैक करता है। ये ब्लैक फंगस वाकई ब्लैक होता है ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इसका नाम ही गलत रखा गया है, इसे मिस नेम किया गया है। असल में जो फंगस है वो वाइट इन कलर होता है, लेकिन जब ये हमारे जिस्म पर अटैक करता है तो ये हमारे के खून की नालियों में दाखिल होकर वहाँ घुस जाता है और खून को क्लॉट करना शुरू कर देता है, खून को जमाना शुरू कर देता है, खून की नालियों को बंद करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस हिस्से को इन खून की नालियों ने खून सप्लाई करना होता है, वहाँ के टिश्यू जो होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और काले होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। इस तरह के बहुत सारी अमराज वायरस की होती हैं, जैसे कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। इस तरह बहुत सी अमराज बैक्टीरिया से भी होती हैं और इसी तरह बहुत सारी अमराज फंगस से भी होती हैं। जैसे आप देखें कि रोटी 4 दिन पड़ी रहे, डबल रोटी जो उसके ऊपर फंगस आ जाती है, या कभी आपने दीवार देखी हो तो उसके ऊपर भी वाइट सेल आती है, तो वाइट कलर की फंगस आती है। ये फंगस वो नहीं है जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, बल्कि समझिए ये भी फंगस की एक किस्म है। अभी तक जिन लोगों को इस ब्लैक फंगस ने सबसे ज़्यादा अपना शिकार बनाया उनमें है डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट, वो पेशेंट जो या तो डायबिटिक हैं या वह प्री डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं जा रही, उन पे ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और ख़ास तौर पर वो डायबिटिक पेशेंट जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, यानी जिन पे यह कोरोना ने अटैक किया, उन्होंने इसका इलाज करवाया, वो कोरोना से रिकवर भी हो गए,
लेकिन उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक जो किया है, जो मरीज़ उसमें सबसे ज़्यादा शिकार हैं ब्लैक फंगस के, वो यही डायबिटिक पेशेंट या प्री डायबिटिक पेशेंट थे। उसकी वजह क्या थी कि आप देखेंगे कि पहली वेव के अंदर तो ये ब्लैक फंगस के पेशेंट हमारे सामने नहीं आए। अब सेकंड वेव के अंदर इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, विद इन डे मरीज़ को मार देता है। अब डायबिटिक पेशेंट का वजह क्या है, किस पर अटैक क्यों करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 95% जितने ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं वो डायबिटिक हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट, ये शुगर के मरीज़ पे जब कोरोना ने अटैक किया और उसका जब इलाज किया गया, तो आपको पता है कि इसके इलाज के अंदर स्टीरॉयड यूज़ किए जाते हैं। अब स्टीरॉयड जब यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह ये होती है, ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये फौरी तौर पर फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन को तो कंट्रोल कर लेते हैं और कोविड के बैड इफ़ेक्ट नहीं आने देते, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे शुगर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हत्ता कि वो इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं होती, जिसके नतीजे के तौर पर शुगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। या वो लोग जिन्होंने स्टीरॉयड का मिसयूज़ किया है, आजकल यूट्यूब का दौर है, हर बंदे ने ये देखा कि कोरोना का इलाज जो है वो स्टीरॉयड से होता है। अभी कोरोना स्टार्ट ही हुआ, उन्होंने बगैर किसी से कंसल्ट किए मेडिकल स्टोर से स्टीरॉयड ली और फांकना शुरू कर दी। ऐसे लोगों का भी इम्यून सिस्टम इंतहाई कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से इन पे जो है ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया। इसलिए दोस्तों, जो वो लोग जो डायबिटिक हैं और वो पोस्ट कोविड हैं, जिन्होंने वो अपना इलाज भी करवाया, उन पर कोरोना ने अटैक किया, वो कोरोना से रिकवर भी हो गए। अब उनको लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें, वो अपनी शुगर को किसी तरह भी बढ़ने ना दें। अगर उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो समझिए कि ब्लैक फंगस उन पे बहुत जल्दी अटैक करेगा और इस तरह वो अपने मर्ज से दबोच लेगा। ये इतना ख़तरनाक मर्ज है कि दोस्तों, इसमें 50 to 60% तो डेथ होती ही होती है, और बाकी अगर बर वक्त जो है मरीज़ों को इलाज इसका मिल जाए तो वो रिकवर भी कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती है, जिनको हमें पता हो हम फौरी तौर पर जो है इसका इलाज करवा सकें। सबसे पहली इसकी अलामत ये होती है यूनिलेटरल हेडेक, यानी सर के आधे हिस्से के अंदर दर्द होना और शदीद होना। ये ब्लैक फंगस की वजह से होने वाला दर्द कभी पूरे सर में नहीं होता। यूनिलेटरल फेशियल न्यूरोलॉजिक पेन, यानी आपके गाल के एक तरफ जो है वो शदीद न्यूरोलॉजिक पेन होती है, दूसरा गाल आपकी बिल्कुल ठीक होती है। नमनेस ऑफ द वन साइड ऑफ द चीक, आपसे दबाते हैं, चेक करते हैं, आपको कुछ फीलिंग नहीं होती, ये सुनपन हो रहा है, मतलब है कि ये भी ब्लैक फंगस का एक साइन एंड सिम्टम है। आपके दांतों का लूज हो जाना, कमज़ोर हो जाना और गिर जाना, ये भी ब्लैक फंगस का एक सिम्टम होता है। नोज़ स्टफ़ी होना, ब्लॉक होना, सांस सही तरीके से ना ले सकना, इसी का सिम्टम है। फेफड़ों के अंदर जब ये अटैक करता है तो सांस पूरी तरह नहीं आता, बहुत दिक्कत से सांस लेना पड़ता है। यही फंगस जब आपकी आँख के अंदर अटैक करता है तो इसके अंदर आपकी आंखों की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, वो उतनी नहीं रहते जैसे फ्रीक्वेंटली हम आम आँख को मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता। हम दाएं बाएं ऊपर नीचे आँख को मूव करना चाहिए तो हमारी आँख मूव नहीं करती। हमारी विजन इसमें कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आँख के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। यही फंगस जब दिमाग की तरफ अटैक करती है तो सूझबूझ ख़त्म हो जाती है, यानी इंसान खोया खोया महसूस करता है, उसे पता ही नहीं होता वो क्या कह रहा है। कभी उसके जिस्म का किसी हिस्से को पैरालाइज हो जाता है, कभी हाथ का, कभी पाँव का, और जिस्म के कभी मुख्तलिफ हिस्सों का पैरालाइज हो जाता है। इसलिए इसको रीनो ऑर्बिटल सेरेब्रल इन्फेक्शन कहते हैं। यानी इस इन्फेक्शन का जो शुरुआत होती है, इब्तदा होती है, वो आके नाक से होती है। शुरू में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये ब्लैक फंगस आपके खून की नालियों पे अटैक करता है,
उनको ब्लॉक कर देता है। तो नाक के अंदर जब इसने अटैक किया तो नाक की जो खून की नालियों को ब्लॉक किया, तो नाक के अंदर ब्लैक कलर के छिलके नज़र आने, क्रस्ट नज़र आना शुरू हो गए, और समटाइम ब्लैक कलर का ब्लड और इस तरह मवाद मिला जो है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो खून और सफ़ेद जो काले रंग का मवाद वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये ऑर्बिट के अंदर गया, और ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है, मैं आपको बता दूँ, जब आँख की तरफ जाता है तो आँख को ज़ाया कर देता है। यहीं से जब वो लंग्स की तरफ गया तो आपके लंग्स बिल्कुल उसने डिस्ट्रॉय कर दिए, वो ख़त्म कर दिए। अब आपको सांस नहीं आ रहा। खुदा न खासा यही जब आपके दिमाग की तरफ जाता है तो भी आपको बिल्कुल पैरालाइज करता है। इस तरह जैसे बताया, जब आँख में आता है तो आँखों में स्वेलिंग पैदा करता है, रेडनेस पैदा करता है, और आपका आईलिड जो है वो ड्रॉप कर जाता है, यानी वो गिर जाता है। आप चाहे भी उसे उठाना तो वो नहीं उठा सकते। इसी तरह जैसे उसने दांतों पे अटैक किया तो दांत कमज़ोर हो गए, हत्ता कि आपका जो जबड़ा है वो भी ख़त्म हो गया, और उसमें वो दांत भी गिरे और जबड़ा भी ऐसा खाया गया। दोस्तों, जब ये अलामात हों, यानी सर में दर्द हो, आपके चेहरे के अंदर एक तरफ जो है वो शदीद दर्द की लहरें उठ रही हों, आपके चेहरे के अंदर नमनेस आ रही हो, आपका नाक स्टफ़ी हो जाए, आपके नाक से जो ब्लैक क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाएं, आपके नाक से ब्लैक और रेड कलर का खून जो है वो जमा व खारिज होना शुरू हो जाए, आपकी नज़र में ख़राबी आना शुरू हो जाए, आपका आईलिड ड्रॉप हो जाए, आपको सूझबूझ बिल्कुल न रहे, आपके जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो उसमें सुन पाना आना शुरू हो जाए, और आपके सांस लेने के अंदर पोस्ट कोविड के बाद, यानी कोरोना का इलाज करवाने के बाद भी आपको अंदर ये अलामात आना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए ये बेसिक सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। जैसे ही ये अलामात शुरू हों, फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू कीजिए। ये इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत स्पीड से फैलता है। ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल्स को के अंदर ब्लड को क्लॉट कर देता है, तो बहुत स्पीड से ये ब्लड जो है वो जो खून की नालियाँ हैं उनमें सब में क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और जिस जिस हिस्से के तरफ खून जब नालियों के अंदर ब्लड क्लॉट होता है वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है, वो हिस्सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। सबसे ख़तरनाक ये उस वक्त होता है जब ये आपके नाक पे अटैक करता है, क्योंकि ये हिस्सा आपके वाइटल ऑर्गन के बड़े नज़दीक होता है। इससे बहुत जल्दी आपकी आँख ज़ाया हो सकती है, बहुत जल्दी आपके फेफड़े ख़त्म हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपके दिमाग के सेल्स डेड हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपके मुंह जो है उसके अंदर दांत और जबड़ा ख़त्म हो सकता है। जैसे ही इनमें से कोई अलामत आपको मिले, फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता कीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको ये कहूँ, ख़ास तौर पर मेरे वो दोस्त जो डायबिटिक भी हैं और पोस्ट कोरोना कोविड पेशेंट भी हैं, यानी जिनको कोरोना हुआ था, उन्होंने इसके लिए स्टीरॉयड यूज़ करवाए गए थे उससे, इसकी वजह से उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, जिसके नतीजे के तौर पर उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया। या वो दोस्त जिन्होंने स्टीरॉयड का मिस यूज़ किया था, उनको लाजमी तौर पर इन अलामात को नज़र रखनी चाहिए। इलाज के लिए मैं आपको बताऊंगा, तिब में इसका बड़ा ही कमाल का इलाज मौजूद है, लेकिन ये इंतहाई इब्तदाई स्टेज पे होगा। अगर खुदा न खासा ये एडवांस होता है तो फौरी तौर पर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी बचानी है। जिस्म के एक हिस्सा, अगर सपोज आँख ही का मसला है और आँख अगर आप उसके दे भी दें तो ज़िंदगी तो बच जाएगी। अगर हम कह रहे हैं हम आँख नहीं निकलवाना चाहते, जिसके अंदर इस ब्लैक फंगस ने अटैक किया है, तो फिर ज़िंदगी भी जा सकती है आपकी। बड़ा हौसले की ज़रूरत होती है इसके इलाज करवाने में, और इसके इलाज करवाने में या सर्जरी करवाने में 1 सेकंड का वक्त भी ज़ाया मत करें, फौरी डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन जब ये अलामत जस्ट इब्तदा पे हों, इनिशियल स्टेज पे हों, उस वक्त ये मैं आपको दवाई बताता हूँ, आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ये अलामत नहीं बढ़ेंगी, और ये ब्लैक फंगस जो है उसको मज़ीद अटैक करने का और आपके खून की नालियों में ब्लड को क्लॉट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस हर्ब के अंदर ये क्वालिटी है कि ये खून को गाढ़ा नहीं होने देती, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती,
ये अल्लाह ने ख़ास सिफ़त रखी है इस जड़ी बूटी के अंदर। शर्त ये है कि पंसारी से आपको जड़ी बूटी एक नंबर मिले, वो कोई और जड़ी बूटी आपको उठा के ना दे दे। इस जड़ी बूटी का नाम है जल नीम। कड़वी होती है, बहुत सारे पंजाब और पाकिस्तान के लोग इस ख़ास पर हुक्मा इससे वाकिफ़ भी हैं। ये नमनाक जगह पे पैदा होती है जहाँ पर नमी होती है। ये नहरों के किनारे पे पैदा होती है। ये जोड़ों और तालाबों के किनारे पे पैदा होती है, यानी जहाँ पर ज़मीन के अंदर नमी होती है। इसको आपने साए में खुशक करना है और 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक, 1 ग्राम भी ले सकते हैं। ये मरीज़ की शिद्दत के ऊपर, मरीज़ की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ये देखा है अभी तक जितने केसेस आए हमने देखे हैं, जो रिपोर्ट हुए, उनमें से वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी और वो डायबिटिक भी थे और वो पोस्ट कोविड भी थे और उनका इम्यून सिस्टम भी जो है कंप्रोमाइज़ कर गया था, और जिनकी शुगर भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, नहीं थी जिनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल थी, यही वो लोग थे जो ब्लैक फंगस का सबसे ज़्यादा शिकार हुए। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, ये मैंने आपको सिंगल हर्ब बताई है, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। ये आप इस मर्ज़ से महफूज रहेंगे। और अगर इसे हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर भी वो डायबिटिक पेशेंट जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, अगर वो अपने कोविड से ये इलाज करवा के वो सेहतयाब हो चुके हैं, वो अगर इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर 1 ग्राम के लगभग अगर है तकरीबन महीना या 1.5 महीना खा लें तो इंशाअल्लाह उस दौरान उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। ये हर्ब जो है उनके इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप कर देगी, क्योंकि हर्ब के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये काम कैसे करती है। ये दरअसल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से आप बीमारी के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। हर्ब का काम करने का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये आपका इम्यून बूस्टर ड्रग्स मेडिसिन होती हैं, ये हर्ब्स होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से आप बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं और विन भी करते हैं। अगर आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह ब्लैक फंगस आपके नज़दीक भी नहीं आ सकेगी। अगर आपने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे इस्तेमाल किया और अगर इनमें से कोई एक सिम्टम आ भी जाता है, अर्ली स्टेज के ऊपर इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन खुदा न खासा अगर थोड़ा सा ये एडवांस होता है, फ़ौरी तौर पर आप जो है हॉस्पिटलाइज हो जाइए और इसका प्रॉपर इलाज करवाइएगा। हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।